हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी केटीएस क्लासेस में। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मटेरियल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आरआरबी जेई में और एसएससी जेई में पूछे गए थे प्रीवियसली। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कैंडिडेट जो है अपने सीबीटी 2 के प्रिपरेशन में अच्छे से लग गए होंगे और एक मतलब बोलते हैं कि पूरा फोकस माइंडसेट भाई कि अब मेरे को अच्छे से सीबीटी 2 को प्रिपरेशन करना है, एक प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाते होंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे अपना सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे, प्लस टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे। और जहाँ पे आपको लगता है कि जो आपका वीकनेस पॉइंट है, जो टेक्निकल पोर्शन होता है, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना के चलना है, क्योंकि वो रिवीजन में बड़ा ही ईजी होता है, आप सभी को पता भी होगा। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो आपका मैकेनिकल का सिलेबस है आपका, इसको प्रिंट आउट करवा कर रख लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और ये जो भी सिलेबस आप कंप्लीट करते हो ना, हाईलाइटर पे वो टॉपिक को हाईलाइट कर देना है कि भाई इस सब्जेक्ट का आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट नहीं करवाया तो करवा के रख लो भाई अपने डेस्क के सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मटेरियल साइंस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि हमारा मटेरियल साइंस एज पर आरआरबी जेई में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो आप देख सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है मटेरियल्स की, टेंजाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, वेलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, फटीग, क्रीप रेजिस्टेंस। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। क्लासिफिकेशन में स्टील के बारे में बात किया है इन लोगों ने, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, उसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, हीट ट्रीटमेंट हम लोग करते क्यों हैं, कार्बोराइजिंग, नाइट्रेटिंग एंड साइनाइडिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज़ इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि ये सारा टॉपिक आपको लगेगा कि कंप्लीट कवर हो जाएगा। आपको करना क्या है मेरे दोस्त, एक नोटबुक रखना है। ठीक है, एक कॉपी खरीद लेना है, उसमें जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मैंने कोई क्वेश्चंस डिस्कस किया, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट तो वहाँ पर समझाऊंगा ही, प्लस उस क्वेश्चंस के बैकग्राउंड या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए होंगे आपके प्रीवियसली आरआरबी जेई या एसएससी जेई में, वो कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा। उस कंसेप्ट को आपको करना क्या है, अपने नोटबुक में जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अपना अपना लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। और ये मटेरियल साइंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका जीडीसी के जो कैंडिडेट होंगे आरआरबी जेई के लिए तो भाई है ही, एसएससी जेई के लिए भी ये पूरा वैलिड है। ठीक है, लेकिन एसएससी जेई में बहुत सारा टॉपिक इसमें जो है ऐड नहीं है, जैसे कि इसमें आपका क्रिस्टल के बारे में कहीं पे बात नहीं किया होगा। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल में डिफेक्ट होते हैं वो सब सारा चीज़ यहाँ पे बात नहीं किया गया है, तो वो सब सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये आरआरबी जेई की क्वेश्चन है भैया, 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज डिजायरेबल इन पार्ट सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। अगर कोई भी पार्ट है, कोई मशीन का पार्ट है या कोई बॉडी है, अगर उसमें शॉक और इम्पैक्ट लोड लगता है, मतलब कोई अचानक से अगर उस पर लोड लगता है, तो उसमें कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो इस लोड को सह सके। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टफनेस। तो टफनेस क्या होता है, तो इससे भी क्वेश्चन देख लो पूछे जाते हैं किस तरीके से। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने देखा होगा, ये माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, माइल्ड स्टील की है, यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल लिमिट रहता है। ठीक है, फिर इलास्टिक लिमिट होता है, फिर आपका ये अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, फाइनली मटेरियल यहाँ पे आपका फ्रैक्चर कर जाता है। तो बिफोर फ्रैक्चर जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है मटेरियल में ना, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टफनेस को बोलते हैं। टफनेस किस लिए होता है, शॉक और इम्पैक्ट लोड को आपका सहने के लिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अप टू इलास्टिक लिमिट जो है एनर्जी जो भी मटेरियल आपका गेन करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, रेजिलेंस। कि द एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलेंस। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट पे ही आपको पता हुक्स लॉ है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब इस स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल लिमिट को हटा दो तो क्या लिखते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये स्ट्रेन हो गया। ब्रिटलनेस मटेरियल की किसी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपकी इलास्टिसिटी जीरो होती है। अगर पूछा जाए कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए बनाया जाए तो कैसा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा होगा कि यार मटेरियल में जो है स्ट्रेस, मतलब आपने स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, जब आप उसमें आप क्या लगाओगे, टेंजाइल फोर्स लगाओ, तो स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंजाइल भी हो सकता है। तो जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स पी लगाएंगे ना, तो मटेरियल में क्या इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा। और ये डिफॉर्म कब तक नहीं होगा, जब तक आप इस मटेरियल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा स्ट्रेस ना लगा दो, तब तक ये मटेरियल डिफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किस केस में हो जाएगा, ये आपका हो गया ब्रिटलनेस के केस में। ब्रिटलनेस में केस में क्या होता है कि मटेरियल जो होता है उसमें इलास्टिसिटी जीरो होती है, मतलब मटेरियल डिफॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है, टूट जाता है। जैसे कि आपका चौक जो बोर्ड में हम लोग लिखते हैं, व्हाइट वाला चौक जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल का होता है। अगर उसको आप देखोगे हाथ से खींचोगे ना, तो मतलब ये टेंजाइल फोर्स लगाओगे भैया, तो क्या होगा, वो आपका इलोंगेट नहीं होगा, वो तुरंत टूट जाने वाला है।
तो इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। और स्ट्रेंथ क्या होता है, ये एक ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो किसी मटेरियल में वो मैक्सिमम स्ट्रेस को झेल सकता हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी मेटल की मैक्सिमम स्ट्रेस मान लीजिए 200 मेगा पास्कल है, ठीक है, पास्कल है 200 मेगा पास्कल। क्या है आपका स्ट्रेस इक्वल, आपको पता है कि अगर हमको बात करें किसी क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस जो हम लोग निकालते हैं उसका फोर्स अपॉन एरिया लेके चलते हैं। और स्ट्रेस जो होती है ये मैकेनिकल मतलब किसी भी बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करती कि वो कौन सा मटेरियल है, कि स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है भैया, वो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही अगर आप इस मटेरियल में मान लीजिएगा हम लोग P1 फोर्स लगाए उसके कारण मान लीजिए 100 मेगा पास्कल आया, तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। लेकिन ये मटेरियल टूटेगी कब, जब आप 200 मेगा पास्कल से ज़्यादा लगाओगे, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ कहलाती है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ हुआ आपका। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया RRB जेईई में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द मैक्सिमम डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है, इट इज़ अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी बाय विच अ मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी मटेरियल को अगर आपको थीन वायर में कन्वर्ट करना है तो दैट मटेरियल शुड भी कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसमें डक्टिलिटी होनी चाहिए। क्लियर है। और अगर बोल देगा कि अगर किसी मटेरियल को हम लोग को थीन सीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, पीट के उसको थीन सीट में कन्वर्ट करना है, तो दैट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नोन एज, यू नो वेरी वेल आई थिंक, मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मेलिएबिलिटी बोला जाता है उस प्रॉपर्टी को। अब बात करते हैं, इसमें पूछा गया कि किसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है, तो ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको याद रखना, सबसे ज़्यादा जो मटेरियल ये डक्टिलिटी जो होती है वो गोल्ड की होती है, ठीक है। फिर आपका आता है माइल्ड स्टील, फिर आपका आता है कॉपर, फिर आपका आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका निकेल, फिर आता है आपका जिंक। तो ये थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लेना उस नोटबुक में, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसकी ज़्यादा डक्टिलिटी होगी देख रहे हो, ये एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी जो होती है सबसे ज़्यादा है। क्लियर है, आंसर डी है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग नंबर जो हमारा भले ये 3 है बट हम लोग बहुत सारा यहाँ पे और भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ लॉन्ग शुड ए स्टील कंपोनेंट बी हीट ट्रीटेड बिफोर नाइट्राइडिंग। तो ये नाइट्राइडिंग होता क्या है, तो भैया नाइट्राइडिंग ये जो एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, बट हीट ट्रीटमेंट जो होता है अगर हम लोग को लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है ना, 0.008 से लेके 0.008 से लेके 0.3% को बोला जाता है लो कार्बन स्टील। इसी में से ये जो 0.008 ये क्या कार्बन का परसेंटेज होना चाहिए, किसमें, आयरन में होना चाहिए। आयरन में जब आप कार्बन की परसेंटेज जो होती है चेंज करते हो तो वो स्टील बनता है, उसी से कास्ट आयरन बनता है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि स्टील जो है, स्टील में अगर हम लोग बात करें कार्बन के परसेंटेज कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो ये आपका 1.5 या कहीं पे आपको देखना 2% देता है, ठीक है। और आपका कास्ट आयरन में जो होता है वो 4.3% जो है मैक्सिमम उसमें आयरन में कार्बन मिला सकते हो तो आपको कास्ट आयरन मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि भाई लो कार्बन स्टील जो होता है उसकी कार्बन परसेंटेज 0.008 से लेकर 0.3% होती है। यहीं से एक टर्म निकल के आता है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछा गया, डेड माइल्ड स्टील। डेड माइल्ड स्टील में इसमें जो कार्बन के परसेंटेज होते हैं 0.05 से लेके 0.15% जो होती है ये आपकी डेड माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील की अगर बात करेंगे तो माइल्ड स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है 0.15 से लेके 0.3%, तो ये लो कार्बन स्टील हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बनता है मीडियम कार्बन स्टील। तो मीडियम कार्बन स्टील में जो होती है कार्बन की परसेंटेज जो होती है 0.3 से 0.6, और 0.6 से लेके अगर 1.5 है तो उसको बोला जाता है कि हाई कार्बन स्टील बोला जाता है। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको अगर स्टील के बारे में बात करेगा तो स्टील में मैक्सिमम कार्बन के परसेंटेज कितना 1.5 या तो आपका 2% होता है, ठीक है। लो कार्बन स्टील में कितना होता है ना, 0.008 से लेकर 0.3% को बोलते हैं क्या, लो कार्बन स्टील बोला जाता है। इसमें से डेड माइल्ड स्टील किसको बोलेंगे ना, 0.05 से लेकर 0.15% है उसको डेड माइल्ड स्टील, और 0.15 से लेकर 0.3% है तो उसको बोलेंगे क्या, माइल्ड स्टील। और मीडियम कार्बन स्टील में ये होता है 0.3 से 0.6, और हाई कार्बन स्टील में 0.6 से 1.5। तो ये जो नाइट्राइडिंग है ये क्या, एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। किस में करते हैं, लो
कार्बन स्टील जो होता है ना उसमें किया जाता है ये वाला हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। और ये जो आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं क्या, केस हार्डनिंग। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ अभी यहीं पे क्लियर किया जाता है, कर दे रहा हूँ। केस हार्डनिंग जो होता है ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, बट ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किस मटेरियल का है ना, लो कार्बन स्टील का है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.008 से लेके आपका 0.3% होता है। और इसका केस हार्डनिंग के टाइप होते हैं, जैसे अभी आपने देखा इस क्वेश्चन में नाइट्राइडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, नाइट्राइडिंग है। फिर बात करेंगे तो कार्बोराइजिंग है, कार्बोराइजिंग है, और साइनाइडिंग है, और भी होते हैं बट उसमें हम लोग फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइनाइडिंग हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट जनरली किया जाता है अगर किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, स्ट्रेन, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, कुछ भी करना हो तो उसमें हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को लो कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट करेंगे उससे क्या होगा कि उसमें जो है उस मटेरियल का जो कोर होता है ना, वो कोर जो होता है वो सॉफ्ट और डक्टाइल नेचर का रहेगा, लेकिन उसका जो सरफेस रहेगा, इसका आउटर सरफेस जो मान लो ये अगर सिलिंड्रिकल है तो इसका जो आउटर सरफेस रहेगा ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ये किस मेथड से करेंगे ना, केस हार्डनिंग से करेंगे। उसमें क्या होता है, नाइट्राइडिंग, मतलब अगर हम लोग अमोनिया गैस में उस मटेरियल को यहाँ पे डिफ्यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना इसका आउटर सरफेस में जाता है और इस आउटर सरफेस को इसको हार्ड बना देता है, ठीक है। तो नाइट्राइडिंग के केस में जो है क्या होता है ना, नाइट्रोजन जो है सरफेस पे ऐड होता है। कार्बोराइजिंग से समझ में आ रहा, CARB, इसमें कार्बन ऐड होगा। साइनाइडिंग, सी से हो गया कार्बन, याद रखो। नाइडाइंग मतलब नाइट्रोजन, कार्बन प्लस नाइट्रोजन के अगर दोनों ही अगर एलिमेंट सरफेस पे ऐड हो रहे होंगे तो उसको साइनाइडिंग बोलेंगे, क्लियर है। तो ये केस हार्डनिंग किस में करते हैं ना, लो कार्बन स्टील में करते हैं, सरफेस को हार्ड करने के लिए। तो जो नाइट्राइडिंग होता है, बिफोर नाइट्राइडिंग प्रोसेस के लिए जो है 21 से 100 घंटा उस मटेरियल को क्या किया जाता है, हीट ट्रीट किया जाता है, क्लियर है। इसलिए इसका आंसर क्या, बी है। आगे देखते हैं कि द मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, भाई बताओ, मेलिएबिलिटी। और अगर डक्टिलिटी पूछता तो थिन वायर हो जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लो राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेसेस। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि भैया अगर आपने किसी भी मटेरियल में पी फोर्स के लगा के उसको खींच रहे हो, ठीक है, वो इलोंगेट हुआ और फिर मान लो पी हटाएं, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, तो वो तो इलास्टिसिटी का रेंज में आता है। लेकिन जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट से एक्स्ट्रा जैसे ही आपने लोड को लगाते रहोगे तो मटेरियल का डिफॉर्म करते जाएगा परमानेंटली, तो उसी को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अगर किसी मटेरियल में स्लो आपका अगर राइज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बहुत लंबे समय के बाद उसमें मटेरियल जो है उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, तो उस प्रोसेस को बोला क्या जाता है, क्रीप बोला जाता है। और आपको याद रखना है, क्रीप में जो मटेरियल का जो फेलियर होता है ये 3 स्टेजेस में होता है, प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप और टर्चरी क्रीप। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आरआरबी जेईई में ही। फटीग जो होता है, फटीग किसी भी मटेरियल की जो होता है, फटीग क्यों होता है ना, अपोजिट नेचर ऑफ स्ट्रेस अगर उसमें आ गया, ठीक है, कि मान लो किसी मटेरियल में कभी आप टेंजाइल लोड लगा दे रहे हो, कभी उसमें कंप्रेसिव लगा दे रहे हो, तो कभी उसमें टेंजाइल स्ट्रेस आएगा, कभी उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो उस अपोजिट नेचर के कारण, जैसे मान लो अगर हमको किसी वायर को तोड़ना होता है, ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार नीचे की ओर झुकाते हो, फिर एक बार मान लो ऊपर की ओर करते हो, तो उसमें क्या, पहले आप एक बार उसकी सरफेस पे टेंजाइल लगाते हो, फिर कंप्रेसिव लगा देते हो, तो उसके कारण जो फेलियर होता है वो कौन सा फिर उसको क्या बोलेंगे, फटीग बोलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आपको डिस्कशन में मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एनलिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए हैवी कास्टिंग टू मेक ऑस्टेनेटिक ग्रेन्स होमोजीनियस। अब देखो मेरे दोस्त, हीट ट्रीटमेंट जैसे के लिए बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब हम लोग मान लो फोर्जिंग ऑपरेशन करके कोई भी चीज़ बनाएं, ठीक है, फोर्जिंग ऑपरेशन करके बनाएं, या सपोज करो रोलिंग प्रोसेस करके कोई भी मान लीजिए पार्ट बना रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि जैसे ही हमने रोलिंग किया, फोर्जिंग किया, तो उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि किसी भी मटेरियल के अंदर में आप जब पूरा माइक्रो स्ट्रक्चर पे जाओगे तो उसमें ग्रेन्स होते हैं। उस ग्रेन में मान लो जैसे कि अगर हम रोलिंग करके उसको निकाल रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो भैया उसका ग्रेन का जो स्ट्रक्चर हुआ चेंज हो गया, तो ग्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब उसमें मान लो बहुत ज़्यादा उसमें क्या आ गया, ब्रिटलनेस, और हमको चाहिए थोड़ा सा डक्टाइल ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए भी हमको कौन से क्या करना पड़ेगा, उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हीट ट्रीटमेंट जनरली क्यों करते हैं ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट का टाइप जैसे क्या, एनिलिंग हो गया,
ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग हो गया, और भी सारे होते हैं, भी आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो एनीलिंग में क्या करता है कि जो मटेरियल जिसकी हमको हीट मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाना है, उसको उस फर्नेस में क्या गर्म करते हैं, और उसके बाद उसको कहाँ तक लेके जाते हैं भैया, अप टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर जो उसकी जो ग्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगती है, ठीक है। वहाँ तक ले जाने के बाद इसको यहीं पे ठंडा कोल्ड करने के लिए कहाँ पे छोड़ देते हैं, फर्नेस के अंदर में ही है। तो एनीलिंग करने से उस मटेरियल की जो होती है डक्टिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस मटेरियल को हम लोग फर्नेस में गर्म करके फिर बाहर निकाल दिए कहाँ, खुले आसमान में, अगर हवा में उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। क्लियर है। तो नॉर्मलाइजिंग के कारण मैकेनिक ब्रिटलनेस स्ट्रेंथ मटेरियल की ज़्यादा होती है, और एनीलिंग के कारण क्या ज़्यादा होगी, डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई हैवी कास्टिंग किया हो गया है, कोई हैवी कास्टिंग प्रोसेस करके कोई भी चीज़ अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो ऑस्टेनिटिक ग्रेन्स को होमोजेनियस करने के लिए कौन सा एनीलिंग का प्रोसेस करेंगे, तो उसको बोला जाता है क्या, डिफ्यूजन एनीलिंग बोला जाता है, ठीक है। या डिफ्यूजन एनीलिंग हो गया, प्रोसेस एनीलिंग हो गया, फुल एनीलिंग हो गया, ये सब टाइप ऑफ एनीलिंग प्रोसेस होता है जो हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको याद होना चाहिए कि ये ऑस्टेनाइट क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास क्या है, आयरन है, ठीक है। आयरन को जब हम लोग मान लो रूम टेम्परेचर से लेके उसको जब 1539 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं, तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है, जिसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में देखते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जब उसको रूम टेम्परेचर से लेकर 15 से 39 डिग्री पे जहाँ पे वो मेल्ट कर जाता है, उस टाइम उसमें क्या क्या चेंज आता है। पहले वो रूम टेम्परेचर पर अल्फा आयरन रहता है, जिसको अल्फा फेराइड भी बोलते हैं, फिर वो ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होता है, फिर वो डेल्टा आयरन में, फिर वो अपना मोल्टन अवस्था में चला जाता है। क्लियर है। तो चलो और आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है भाई। अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि क्रीप अ हाई टेम्परेचर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन, मतलब ये तो भाई प्रोग्रेसिव मतलब क्या कि लंबे समय के बाद इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते चला जाएगा किसी भी मटेरियल का। तो ये कितने स्टेज में होता है भाई, आंसर दो आंख बंद करके। नहीं, ये 3 स्टेज में होता है, प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप और टर्सरी क्रीप, ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टील विथ 0.8% कार्बन एंड 100% पियरलाइट इज कॉल्ड। तो भाई अब आपको आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा, कहाँ पे, मतलब आपके सिलेबस में, बट दे आस्क दिस क्वेश्चन, तो इसलिए आपको आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। ये है भैया आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। डायग्राम देख के डरना नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि भैया इसमें हम लोग नीचे देखो कार्बन के परसेंटेज जो है 0 से लेकर 6.67% कार्बन का परसेंटेज आयरन में दिया रहता है, और 0 से लेकर ये 1600 जो है ये डिग्री सेल्सियस ये तापमान को दिखाया गया है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो आयरन होता है मेरे दोस्त, वो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 1539 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ तक जाते जाते वो मोल्टेन मेटल पिघला हुआ पदार्थ में वो कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो अब इसमें क्या देखा जाता है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, जैसे कि इस पॉइंट पे का जो टेम्परेचर उसको 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पे जब इस लाइन पे आएंगे तो इसका टेम्परेचर 1147 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको 1493 डिग्री सेल्सियस। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर जो होता है इसको क्या बोलते हैं ना, ये होता 768 डिग्री सेल्सियस। भाई ये क्या है ना, ये अगर किसी भी आयरन को, जो आयरन जब स्टार्टिंग रूम टेम्परेचर में है तो वो अल्फा आयरन है। अल्फा आयरन का जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो बीसीसी होता है, ठीक है, बॉडी क्यूबिक सेंटर होता है। तो जब इस अल्फा आयरन को हम लोग हीट करते करते 768 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है तो इसके बाद 768 के ऊपर जैसे हम लोग जाएंगे तो वो अल्फा आयरन ना रह के वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गामा आयरन में। और ये जो होता है ये कन्वर्ट, ये कौन सा स्ट्रक्चर में होता है, एफसीसी, फेस क्यूबिक सेंटर। अल्फा आयरन जो होता है ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है, और गामा आयरन जो होता है ये नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है। तो इसलिए क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 768 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे जो उस आयरन की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, अल्फा से गामा में चेंज हो रही है, बीसीसी से एमसीसी में एफसीसी में चेंज हो रही है, और आपका मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक में चेंज हो रही है। इसलिए ये टेम्परेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 727 डिग्री को बोला जाता है क्या, लोअर आपका क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर जाओगे तो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। अब इसमें क्या दिखा रहा है
कि यहाँ पे देखो इस तरीके से कर्व गया, ये 912 डिग्री, और फिर ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम लैब में भी समझा गया है कि जब हम लोग इसको रूम टेम्परेचर से 1539 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ 1538 भी दिखाया हुआ है, तो उसके अंदर में जो ग्रेन होते हैं, एकदम माइक्रो स्ट्रक्चर जो ग्रेन होता है, उसमें किस तरीके से कौन कौन से चेंजेज आती है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, कोई कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, देखो इस तरह जो आपको दिख रहा है, तो ये सारा चीज़ दिखाया गया है। तो 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हमें पता है कि कार्बन की परसेंटेज स्टील में कितना होती है, बताओ भाई मेरे ना। ये 0.008 से लेके आपका कहीं पे मैंने बोला ना, कहीं पे 2% भी लेके चलते हैं लोग, और कहीं पे 1.5% भी लेके चलते हैं, ठीक है, और 1.5 से लेके 4.3% ये किसका रहता है, ये आपका कास्ट आयरन का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6.67 क्या हो गया ना, ये कार्बन का परसेंटेज मैक्सिमम। और 6.67 अगर कार्बन मिलाया जाता है आयरन में तो उसको Fe3C बोलते हैं, और Fe3C का ही नाम है क्या, आयरन कार्बाइड और सीमेंटाइट। आयरन, ये भाई ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करके रख लेना। आयरन कार्बाइड और इसी को बोला जाता है क्या, सीमेंटाइड बोला जाता है। कि अगर आयरन में 6.67% कार्बन मिला हो तो उसको आयरन कार्बाइड या तो सीमेंटाइड बोलेंगे। क्लियर है। तो अब इसमें देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे खींच दिया लाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि भैया पहले ये देखो यहाँ पे ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा होगा, तो ये तो इधर अल्फा आयरन अभी है, यहाँ वाला ये वाला सॉरी ये वाला जो है ये अल्फ़ा है, ठीक है, यहाँ इसके अंदर ये अल्फ़ा है। उसके बाद मैक्सिमम कार्बन जब 6.67 चला जाता है तो उसको हम लोग सीमेंटाइड बोल देते हैं। उसके बाद ये वाला रीजन देखो यहाँ पूरा गामा का है, ठीक है, और इसके यहाँ जो अंदर छोटा सा देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ये डेल्टा का है। चलो जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला रीजन हो गया आपका अल्फ़ा। उसके बाद अब जब यहाँ पर आएँ तो ये हो गया आपका गामा, जिसको ऑस्टेनाइड बोलते हैं, और यहाँ पे जब आओगे तो ये हो जाएगा डेल्टा आयरन। क्लियर है। और यहाँ पे जब आओगे ये सब पूरा लिक्विड स्तम है, क्या है, आयरन पूरा मोल्टेन आपका स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जीरो से यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना 0.022, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, जो जीरो से थोड़ा आगे लाइन बना हुआ है 0.22 से 0.76, लेकिन ये 0.76 मतलब 0.8% लेके चल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे दिखा रहा एक लाइन बना हुआ है 0.76 से लेके ये 2% तक। तो ये पूरा रीजन क्या, ये स्टील का रीजन यहाँ पे दिखा रहा है। इसमें ये दिखाता है कि भाई मेरे कि इस पॉइंट पे इस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो गामा आयरन है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये अल्फ़ा फेराइट, ठीक है, और नीचे में क्या है भैया, सीमेंटाइट भी है। तो ये अल्फ़ा फेराइट आपका जो गामा आयरन जो है कन्वर्ट हो रहा है अल्फ़ा फेराइट प्लस Fe3C सीमेंटाइट, ठीक है। तो अल्फ़ा और Fe3C को इस अगर यहाँ पे कार्बन के परसेंटेज उसमें 0.8% है तो इसको बोला जाता है क्या, पियरलाइट बोला जाता है, पियरलाइट, ठीक है। और ये 100% पियरलाइट है। और इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को 0.8% जहाँ पे कार्बन आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है क्या, यूटेक्टोइड पॉइंट, क्या बोला जाता है, यूटेक्टोइड पॉइंट। तो क्वेश्चन हमारा भी यही पूछा गया था कि यूटेक्टोइड पॉइंट पे जो है सॉरी आपका जो 100% पियरलाइट जो मिलता है वो किस पॉइंट पे मिलता है ना, यूटेक्टोइड पॉइंट बोला जाता है। और इस 0.8% हम लोग जब कम आते हैं, देख लो यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपोइटोक्टोइड स्टील। और अगर आपको यहाँ से 0.8 से 2% के बीच में आता है तो उसको बोला जाता है कि हाइपर यूटेक्टोइड। तो ये एक रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, आयरन कार्बन डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है यूटेक्टोइड रिएक्शन। और ये किस टेम्परेचर में होता है ना, 727 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यूटेक्टोइड हो गया। और इस पॉइंट पे जो है जहाँ पे कार्बन की परसेंटेज 4.3% है और 1147 डिग्री सेल्सियस का जो आपको ये लाइन दिख रहा है, यहाँ पर जो है लिक्विड का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक साइड में गामा है और इधर क्या है आपका सीमेंटाइट है। तो आपका जैसे ही यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गामा प्लस Fe3C, और गामा प्लस Fe3C को क्या बोला जाता है, लेडोबराइड बोला जाता है, क्या, लेडोबराइड बोलते हैं। क्लियर है। और इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ये तो यूटेक्टोइड पॉइंट हो गया, या यूटेक्टोइड रिएक्शन भी यहाँ पे बोला जाता है। और इसको बोला जाता है क्या, यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। तो बोला जाएगा, पूछा जाएगा यूटेक्टिक पॉइंट जो होता है किस टेम्परेचर पर रहता है ना, 1147 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ पर कार्बन कितना होता है 4.3%। और ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है ना, लिक्विड कन्वर्ट होता है गामा प्लस Fe3C, जो सीमेंट आपको क्या बोलते हैं इसको, आपका ये मिलकर बनता है क्या, लेडोबराइड बनता है। क्लियर है, चलो बढ़िया। और एक पॉइंट निकल के आता है, अगर आपने आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम का पहले देखा होगा
एक तो हो गया यूटेक्टोइड आपका, उसके बाद यूटेक्टिक और पेरिटेक्टिक, ये होता है आपका पेरिटेक्टिक, ठीक है। पेरिटेक्टिक में क्या होता है, यहाँ पे जो लिक्विड अवस्था में जो रहता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंपली आपका यहाँ पे ऑस्टेनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डेल्टा प्लस लिक्विड जो होता है वो आपका ऑस्टेनाइड में कन्वर्ट होता है। तो ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक और आपका ये यूटेक्टोइड। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आप साफ साफ देखो, आप समझ में आएगा कि अ स्टील विद 0.8% कार्बन एंड 100% प्योर लाइट इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे, हाइपोइटोक्टाइड, हाइपर यूटेक्टाइड, यूटेक्टोइड स्टील, प्रोइटोक्टाइड स्टील। तो इसको बोलेंगे यूटेक्टोइड स्टील, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के दो रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना और आप उसको कन्वर्ट करना। तो वीडियो हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस तरीके से फिर हम लोग आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका वीडियो भाई कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूँ। और इसको भाई शेयर करना, अगर लगे काम की चीज़ है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। और मेरे दोस्त अगर लगता है कि चैनल पे आते हुए वीडियो देख के चले जाते हो यार, तो सब्सक्राइब भी कर देना, बंदा मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा कुछ इसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि भाई कोई विदाउट पेड कोर्स के आपको कम से कम इस क्वालिटी का डिस्कशन चल रहा है, तो भाई सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी लोग लगे रहो, अपने अच्छे से ठंड से लड़ना है भैया, है ना। सुबह अपना प्रॉपर एक अपना रिवीजन स्टडीज बनाना है डेली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत मेडिटेशन जरूर करना है, अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो तो और बेनिफिट है। और आपको अपने ध्यान केंद्रित होकर अपने लक्ष्य पे टिके रहना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।